हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी क्वेस्ट, क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एस बैंक एग्जाम्स। बैंक एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको इस चैनल पे क्वेस्ट। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। 9 सालों से ज़्यादा का मेरे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लर्निंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फ़ोन में। ये मैंडेटरी है दोस्तों। 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अनअकैडमी। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप इस चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मेरे पास जो सिस्टम है उसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। 12 महीने यानी 1 साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी रखी गई है 6000, और 2 सालों के लिए रखी गई है 7200 रुपये। लेकिन आप ये मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, याद रखिएगा RPK10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जहाँ पर 1 साल के लिए फी थी 6000, वहाँ लेंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी रखी गई थी 7200, वहाँ लिया जाएगा आपसे 6480 रुपये। तो मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे। तो बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हर एक क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा हमारे इस चैनल पे क्वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रेडिट पॉलिसी प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट? कौन सी क्रेडिट पॉलिसी निवेश को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है डियर, दूसरा है चिप, तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड, चौथा है ग्रीन और पांचवा नॉन-अब्लिक। देखिए, रेस्ट्रिक्टेड और ग्रीन इस तरह की कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं होती है। दूसरी बात रही डियर और चिप, तो पहले डियर और चिप में डिफरेंस समझ जाएं। तो डियर मनी क्या होता है? डियर का मतलब ये होता है महंगा। जैसे कि ये है RBI और ये है कमर्शियल बैंक। RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है। अगर RBI ने रेट अपना बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक भी अपने रेट को इंक्रीज कर देगी, जिससे कि जो पैसा, मान लीजिए सपोज करिए कि 5000 का एक अमाउंट है जो बैंक मुझे 5% इंटरेस्ट पर दे रही थी, लेकिन RBI ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, और यही 5000 मुझे 7% पर मिलने लगेगा। तो ये है डियर मनी, यानी कि वैसी मनी जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल हो मार्केट में, उसे डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। अगर RBI यहाँ पर अपने रेट को डिक्रीज कर दे तो कमर्शियल बैंक भी अपने रेट को डिक्रीज कर देगा, यानी कि जो लोन मुझे मिल रहा था 7% पर, हो सकता है वो 6% पे मिल जाए। इसे हम लोग कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। यानी कि अगर लोन सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे बैंक से, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और इससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? चीप मनी पॉलिसी, यानी कि सस्ती ब्याज दर नीति निजी निवेश को बढ़ावा देती है, इसीलिए उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद करती है। कौन? तो चीप मनी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश केप्ट इन करेंसी चेस्ट इज ऑन्ड बाय? करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है, जैसे कि आप देखेंगे हर शहर में करेंसी चेस्ट बनाया जाता है। करेंसी चेस्ट का मतलब होता है तिजोरी, कि जितने भी बैंक है सारे बैंक का पैसा कहीं एक जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, वही करेंसी चेस्ट। ये बेसिकली RBI के निगरानी में करेंसी चेस्ट को रखा जाता है। डायरेक्ट तो RBI का रीजनल ऑफिस सब जगह नहीं होगा, तो करेंसी चेस्ट से ही पैसे के लेन देन किए जाते हैं, चाहे वो क्रेडिट या फिर कैश रिजर्व रेशियो में भी। अगर पैसा कमर्शियल बैंक को RBI के पास रिजर्व रखना होता है तो वो पैसा करेंसी चेस्ट में जाता है। तो करेंसी चेस्ट में रखी नगदी का स्वामित्व किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो RBI। देखिए, द अमाउंट ऑफ कैश केप्ट इन द करेंसी चेस्ट बिलोंग टू RBI एंड इज यूज्ड मेंटेनिंग द कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि करेंसी चेस्ट में जो भी पैसा रखा जाता है वो अंडर कंट्रोलिंग किसके? तो RBI के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेपो ट्रांजेक्शन विद RBI द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गो द अकाउंट ऑफ द। RBI के साथ रेपो लेन देन में सरकारी प्रतिभूति किसके खाते में जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, यहाँ होता क्या है कि जैसे कि RBI रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देती है, इसके बदले कमर्शियल बैंक को अपना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है। कहाँ? RBI के पास। ये जो डिपॉजिट की लेन देन है या फिर सिक्योरिटीज की, वो कहाँ होगी?
तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में किया जाता है ये। नेक्स्ट, आरबीआई प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन, आरबीआई वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है कब? तो दिसंबर 31, मार्च 31, सितंबर 30 या जून 30 या फिर फरवरी 28। इसका सही आंसर क्या होगा? जून 30। देखिए नॉर्मली जो हम लोग कैलेंडर ईयर घर में यूज करते हैं वो कैलेंडर ईयर क्या होता है कि जनवरी से दिसंबर के लिए होता है। ठीक उसी तरीके से हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेशन इनका किया जाता है। यानी कि जब मार्च महीने में हमारा देश जो है वो देखिए एक तरह से तो एग्रीकल्चरल प्रधान है, रबी फसल और खरीफ फसल बेसिकली दोनों फसल कट के तैयार हो जाती है मार्च में, और फिर से हमारा अप्रैल का नया सेशन शुरू होता है। हिंदी माह में भी अप्रैल यानी कि हम लोग कहते थे चैत्र का महीना, जो कि जिसे कि पहला महीना माना जाता था। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। लेकिन आप सुनते होंगे कि मार्च में बैंकों में क्लोजिंग होती है। ये क्लोजिंग का महीना जो है मार्च में के बाद अप्रैल, मई और जून ये तीनों महीने तक आरबीआई क्लोजिंग करती है। और आरबीआई का जो सेशन है यानी कि आरबीआई की जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब से होगी? तो 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। यानी कि आरबीआई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तैयार करेगा? तो 30 जून, और फिर उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा कब से? तो 1 जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The credit policy decision is taken by a committee headed by, क्रेडिट नीति का निर्णय किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा? आरबीआई गवर्नर। देखिए आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में की जाती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, इसमें 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है, 4 मेंबर इसके लोकल बोर्ड जनरल ऑफिस के होते हैं, 10 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया जाता है। यानी टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड होती है, लेकिन अध्यक्षता इसमें किसकी होगी? तो आरबीआई गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक कैन अलाउ लोन अगेंस्ट स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन अप टू पर बोरोवर, यानी कि बैंक प्रति उधारकर्ता को विशेष रूप से सोने के सिक्के के खिलाफ ऋण की अनुमति दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है 200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 100 ग्राम, तीसरा 50 ग्राम, चौथा है 250 ग्राम, पांचवा 500 ग्राम। इसका जो सही आंसर है वो होगा 50 ग्राम। यानी कि अगर आप गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट में बैंक से लोन लेते हैं तो वो गोल्ड कॉइन 50 ग्राम से अधिक का नहीं होना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने कहा है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बैंक प्रति उधारकर्ता को विशेष रूप से सोने के सिक्के के खिलाफ ऋण की अनुमति दे सकते हैं, तो कितना होगा? तो 50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड नॉट लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ बैंक कंसर्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्याज दरें आरबीआई द्वारा तय की गई संबंधित बैंकों के विवेक पर नहीं छोड़ी गई है? यानी कि सेविंग बैंक डिपॉजिट की बात करें तो ये बैंक खुद से डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो होगा डीआरआई एडवांसेज, यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हम देखें तो बेसिकली इस योजना की जो शुरुआत थी वो 1972 में किया गया था, डीआरआई एडवांसेज। इसमें क्या था कि गांव के लोग जो है ना उन्हें एपीएल कैटेगरी में लाया जाए, यानी बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन से अबव द पॉवर्टी लाइन। इसमें एडवांसेस की बात करें तो 2 तरह की कैटेगरी बेसिकली रखी गई है, जिसमें कि एक है रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में क्या होता है कि जिसकी आमदनी 18,000 यानी ये अमाउंट लिया था डीआरआई एडवांसेस के लिए। और सेमी अर्बन एरिया की बात करें तो सेमी अर्बन एरिया में ये है लगभग 24,000। यानी कहने का मीनिंग कि डीआरआई एडवांसेस में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो आरबीआई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद से डिसाइड करती है, बैंकों पे, कमर्शियल बैंकों पे इसे नहीं छोड़ा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज कंडक्टेड बाय आरबीआई ऑन ए, मौद्रिक और ऋण नीति समीक्षा आरबीआई द्वारा की जाती है। कैसे? बाय मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस या नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर होगा वो होगा बाय मंथली, यानी कि प्रत्येक 2 महीनों पर आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है। यानी कि हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 तरह की पॉलिसी है, जिसमें से एक पॉलिसी है इसकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक पॉलिसी है इसकी फिस्कल पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई डिसाइड करती है। आरबीआई के द्वारा डिसाइड होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत क्या सब आएगा, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कहने का मीनिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हमारे देश की जो बजट की व्यवस्था है, टैक्सेशन की व्यवस्था है, जीएसटी का सिस्टम आया, ये सब के सब आता है किसमें, तो फिस्कल पॉलिसी। लेकिन रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन ये किस में आएंगे, तो ये आएगा मॉनेटरी पॉलिसी में। यानी पहले मॉनेटरी पॉलिसी हर 4 महीने पे साल में 3 बार किया जाता था, फिर 3 महीने पे 4 बार किया जाने लगा, और फिर जो है 45 डेज पे यानी हर 1.5 महीने पे किया जाने लगा 8 बार, और अभी मॉनेटरी पॉलिसी साल में 6 बार किया जाता है, प्रत्येक 2 महीने पे। यानी कि इसका जो बेसिकली आंसर है वो क्या है, बाय मंथली बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेज एंड मीन एडवांसेज, जिसको कि हम लोग कहते हैं WMA, वेज एंड मीन एडवांसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर पेएबल विद इन ए पीरियड ऑफ, केंद्रीय सरकार के तरीके साधन अग्रिम यानी कि WMA की अवधि के भीतर देय है 10 डेज। देखिए WMA एंड मीन एडवांसेज होता क्या है, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आरबीआई से लोन लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से मनी बोरो करती है, जिस मीडियम, जिस माध्यम के थ्रू, उसी को हम लोग कहते हैं WMA, यानी कि वेज एंड मीन एडवांसेज। ये बेसिकली जो है वो 10 डेज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAF। LAF का फुल फॉर्म क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, यानी कहने का मीनिंग कि जो हमारा रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है, इन दोनों के जो बीच बेसिकली डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसको विस्तार रूप से पढ़ाएंगे कि रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो होता क्या है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जिस रेट पर उसे कहते हैं रेपो। रिवर्स रेपो में क्या है, कॉमर्शियल बैंक अपना एक्सेस अमाउंट कहाँ रखती है, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रिटर्न करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिवर्स रेपो। रेपो के कारण कॉमर्शियल बैंकों को लॉस होता है, तो इस लॉस को कम करने के लिए आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को कहती है कि आप अपना कुछ अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट करिए, उस पर हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो कॉमर्शियल बैंक के लॉस को कुछ प्रॉफिट देकर के कम किया जाता है, यानी कि हमारा मार्केट भी चले और हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी चले। ये जो सिस्टम है इसे ही हम लोग कहते हैं LAF, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLR। L स्टैंड्स फॉर, देखिए SLR होता क्या है, SLR इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसमें क्या है, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था NDTL। NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी हमारा पैसा बैंक के पास बेसिकली 2 फॉर्म में होता है, या तो DL नहीं तो TL। DL को यहां पर हम लोग बोलते हैं डिमांड लायबिलिटीज और TL को बोलते हैं हम लोग टाइम लायबिलिटीज। यानी कि कहने का मीनिंग सबको मिला दे तो डिमांड लायबिलिटीज में क्या सब आएगा, यहाँ तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और टाइम लायबिलिटीज में क्या सब आएगा, तो FD और RD। इन सब को मिला दे तो हो जाता है क्या, NDTL। इस NDTL का सर्टेन परसेंटेज, इस NDTL का सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने ही पास रिजर्व रख लेती है, और इस रिजर्व को कहते हैं हम लोग SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन इसी NDTL का सर्टेन परसेंट जब कैश के फॉर्म में, ओनली कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रखेगी तो वो रिजर्व कहलाता है CRR। तो यहां पर हम क्वेश्चन था कि SLR में L का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा आंसर, लिक्विडिटी। यानी कि हम लोग कहेंगे कि कमर्शियल बैंक अपने NDTL का सर्टेन परसेंटेज कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा के रूप में अपने पास पैसा को रिजर्व रखती है, और यही रिजर्व कहलाता है SLR। लेकिन यहाँ क्वेश्चन सिंपल था कि SLR स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर इसमें पूछ रहा है L का मीनिंग तो लिक्विडिटी, R का मीनिंग रेशियो, और S का मीनिंग क्या, तो स्टैट्यूटरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन OMO, इसे हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी एक आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स माना गया है। जैसे कि सपोज करिए कि ये है आरबीआई और ये है कॉमर्शियल बैंक। यहां पर होता क्या है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों के साथ परचेजिंग और सेलिंग करती है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ परचेजिंग और सेलिंग करती है किस चीज की? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। अब सपोज करिए कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी सेल करता है तो कॉमर्शियल बैंक का पैसा कहां चला गया? आरबीआई के पास, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया तो ये मार्केट में लोन कम देगा। अगर मार्केट में लोन कम दिया तो हमारे पास पैसा कम, लिक्विडिटी कम, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और हम सामान कम खरीदेंगे तो महंगाई यहाँ कम हो जाएगा। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक ही नहीं, इवन ऐसा है कि ओपन मार्केट यानी खुले बाजार में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री करती है। और जिस मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा और खरीदा जाता है उस मार्केट को हम लोग कहते हैं गिल्ट एज मार्केट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिल्ट एज मार्केट मीन्स ऑप्शन में रहेगा मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स, मार्केट ऑफ गन्स, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी कि क्वेश्चन तो सिंपल सा था, OMO में M का अर्थ क्या होता है? तो इसे कहते हैं हम लोग मार्केट, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसे अगर मुझे जानना है कि ये क्या है तो हम लोग जानेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसमें कि आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ परचेजिंग और सेलिंग करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जिससे कि मार्केट के लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRR इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, CRR को किस रूप में मेंटेन किया जाता है? तो कैश विद आरबीआई। अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया SLR में क्या था कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी अमाउंट था उसे हम लोगों ने कहा NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी हमारा पैसा करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, RD, ये सब जितना भी पैसा है सब कहलाता है NDTL, क्योंकि ये डिमांड लायबिलिटी है या फिर टाइम लायबिलिटी है। इस NDTL का सर्टेन परसेंटेज जब कोई कमर्शियल बैंक कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रख दे तो इस रिजर्व को हम लोग कहते हैं क्या? तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो में बेसिकली डिपॉजिट क्या होता है? तो कैश रिजर्व रखा जाता है, जबकि SLR में क्या रिजर्व होता है? तो कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा। तो क्वेश्चन है यहाँ कि CRR इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, CRR के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है। तो क्या होगा आंसर? कैश विद आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस ऑन डिपॉजिट फ्रॉम DICGC। DICGC को हम लोग कहते क्या है? DICGC होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर किसी बैंक का इंसॉल्वेंसी या दिवालिया होता है उस केस में पहले तो यह अमाउंट था 1 लाख और इस बार के बजट में इसे बढ़ाकर कर दिया गया 5 लाख रुपए। यानी कि उस केस में जब मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलता तो DICGC इंश्योरेंस कवर करती है कि इंसॉल्वेंसी के केस में वो मुझे कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है जरूर रिटर्न करेगी। यानी कि इंश्योरेंस कवर होगा कितने का? तो 5 लाख रुपए का। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा DICGC से जमा राशि पर बीमा के लिए पात्र नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक या प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो यही होगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली देखें तो कोऑपरेटिव हमारे देश में 3 तरह का है, जिसमें से पहला है क्या? तो सेंट्रल, जिसको इससे भी ऊपर होता है कि स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव कहते हैं। तीसरा है पैक्स, PSCS पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका इंश्योरेंस कवरेज DICGC नहीं करता। वैसे DICGC की बात करें तो अभी चेयरमैन कौन है? तो जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है BP कानूनगो। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके वो DICGC के इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं होता। DICGC का फुल फॉर्म क्या होगा?
फुल फॉर्म होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर में कितने रुपए तक का, तो 5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है उसका इंश्योरेंस कवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन बैंक नोट दैट आरबीआई कैन इश्यू एज पर प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की बात करें के प्रावधान के अनुसार आरबीआई द्वारा जारी किए गए उच्चतम मूल्य वर्ग के बैंक नोट क्या है, 1000, 2000, 5000, 10000 या 20000। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 10000। करेंसी नोट से रिलेटेड हम बात करें तो हमारे इंडिया में करेंसी नोट से रिलेटेड एक एक्ट है, करेंसी नोट एक्ट 1861, बाद में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इंप्लीमेंटेशन हुआ और कहा गया कि मैक्सिमम करेंसी नोट जो इशू किया जाएगा वो 10,000 रुपए तक के लिए। क्वाइन से रिलेटेड जो एक्ट है इंडिया में वो है क्वाइनेज एक्ट 1906। इसमें क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट का क्वाइन जो इशू होगा वो 1000 रुपए। 2014 में तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की 1000वां वर्ष पूरा होने पर 1000 रुपए तक का सिक्का जारी किया गया था। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया तो आप YouTube चैनल पे जाइए, क्वेस्ट कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरे से जुड़ना हो तो आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए डेली लेकर के आऊंगा ये सेशन जिसमें कि बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस स्पेशल रेफरेंस फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री के होंगे उस सब का सॉल्यूशन मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।